वसीम सर यानी मैं आज हम लोग बात करेंगे AIITS 09 का सेल साइकिल और सेल डिवीजन के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेज लॉस्ट मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। कह रहा है इंटरफेस कितना टाइम लेता है यार। अगर हम लोग गोले की बात करें, ये गोला है, इस गोले में ये एम फेज है, ये कौन सा फेज है, एम फेज, और ये जो बचा है ये G1 फेज है मान लो, S फेज और G2 फेज। इन तीनों को मिलाकर एक साथ यहां से लेकर यहां तक कौन सा फेज इसको बोलते हैं, इंटरफेस। कौन सा फेज बोलते हैं भाई, इंटरफेस। आप एक बात बताइए हमसे कि आप खुद ही बताइए G1S और G2 में ज्यादा टाइम लग रहा हो कि एम फेज में, तो आप बोलेंगे इंटरफेस। कितना टाइम लगता है, टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम केवल इंटरफेज लेता है। जब 95% इंटरफेज ले लिया तो 5% कौन ले रहा होगा, एम फेज। तो आपका आंसर क्या जाएगा भाई, 95%, यानी 101 का आंसर क्या है, 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो देखिए ये अमाउंट का सवाल है, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल एट द। ध्यान दीजिए पहले तो क्या पूछ रहा है, डीएनए का कंटेंट, फिर कहां पूछ रहा है, G1 में, S में और G2 में, यानी इन तीन जगहों पे बताना है, इंटरफेस में बताना है। इफ द इनिशियल अमाउंट एम फेज, इफ द डीएनए कंटेंट आफ्टर एम फेज, एम फेज के बाद क्या है, 2C। बात कर लेते हैं, देख लीजिए मैं बता रहा हूं आपको। ये एक हो गया सेल साइकिल, ये हो गया एम फेज, ये कौन सा फेज है, एम फेज, एम फेज, और ये है G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज। कह रहा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम फेज 2C अमाउंट है, इसका मतलब डॉटर सेल में 2C, और डॉटर सेल में 2C अगर होगा तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि डॉटर सेल में 2C है और अगर हम ये माइटोसिस मान के चल रहे हैं तो मदर सेल में भी क्या होगा, 2C, यानी इनिशियल अमाउंट होगा 2C, इनिशियल अमाउंट 2C। तो G1 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, 2C। S फेज में डीएनए एप्लीकेशन होता है, तो डीएनए एप्लीकेशन के बाद यानी कंप्लीशन ऑफ S फेज 4C हो जाएगा। G2 में कांस्टेंट होगा, 4C ही रहेगा, और इस M फेज में होगा माइटोसिस, और अगर माइटोसिस हो रहा है तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगा, और एक डॉटर सेल में 2C और दूसरे डॉटर सेल में 2C। तो यहां पर देखिए ये आफ्टर एम फेज 2C अमाउंट है, पूछा गया है G1 फेज, तो G1 फेज में कितना होगा भाई, G1 फेज में देखिए अमाउंट क्या है, पूरा G1 फेज के दौरान 2C से 2C, यानी G1 फेज में 2C ऑप्शन लगाएंगे। S फेज के दौरान 4C हो जा रहा है कंप्लीशन पे, और दूसरी बात G2 फेज में भी क्या है, 4C। अब देखिए यहाँ पे S फेज में एक्चुअल जो आंसर होगा वो 2C से 4C होगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये S फेज के कंप्लीशन की बात कर रहा है, तो आपको ऑप्शन देखना है 2C, 4C और 4C। अब देखिए ऐसा कहां मिल रहा है, 2C, 4C और 4C, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही है, G1, S और G2, यानी 102 का जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो 103 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कहानी है देखिए। इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, कह रहा सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट डिवाइड, कुछ एनिमल सेल है जो डिवाइड नहीं करते एडल्ट में, दे एग्जिट द G1 फेज
G1 फेज को एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं किसको, G1 फेज को, G1 फेज, एंड एंटर द इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज में जा रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, G0 फेज, क्या बोलेंगे, G0 फेज, G0 फेज। देखिए आपको मैंने सिखाया था कि ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में फिर क्या है भाई, ये M फेज, G1 फेज और S फेज, ये हो गया M फेज और ये हो गया G1 फेज, ये S और ये G2, S कंप्लीट करने के बाद ये G0 फेज है, ये G0 फेज है। याद रखिए आफ्टर कंप्लीशन, अगर ये सेल है और ये सेल जब G1 फेज को कंप्लीट कर लेगा तो इस सेल के पास मेनली दो ऑप्शंस हैं, या तो ये सेल साइकिल को कंटिन्यू करे और अगर ये कंटिन्यू करेगा तो ये S फेज में जाएगा, और अगर ये एग्जिट करेगा तो ये G0 फेज में जाएगा। ह्यूमन के बॉडी में दो ऐसे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं एडल्ट में, जो नर्व सेल है और कार्डियक सेल है, ये दोनों आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये किस स्टेज में प्रेजेंट है, G0 स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं वो किस फेज में प्रेजेंट होंगे, G0 फेज में। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, कार्डियक सेल और नर्व सेल। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर होगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की 103 के बाद बात कर लेते हैं। देखिए, द स्टेज ऑफ सेल साइकिल वेयर द सेल डिसाइड टू अंडरगो डिफरेंशिएशन। देखिए अगर बात करते हैं इसका आंसर, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तो ये बात करेंगे। देखिए क्या कहानी है, ये सेल है यहां पे, ये आपका M फेज है और ये G1 है, ये S है और ये G2। यहां G0 फेज की बात कर लेते हैं, ये G0 फेज, ये G0 फेज। चलिए G0 फेज की बात कर लेते। कह रहा है कि सेल डिसाइड टू अंडरगो डिफरेंशिएशन। एक बात समझिए, इस सवाल का जो आंसर है, आप कहेंगे कि सेल कहां डिसाइड करता है उसको डिफरेंशिएशन करना है। सेल जब एग्जिट करेगा, ये सेल है, और ये सेल जब G1 को कंप्लीट कर जाता है तब ये डिसाइड करेगा कि इसको कहां जाना है, इसको कंटिन्यू करके S फेज में जाना है या इसको एग्जिट करके G0 फेज में जाना है। अगर ये सेल G0 फेज में जाएगा तो इसी G0 फेज में ये सेल करेगा डिफरेंशिएशन। क्या करेगा इस G0 फेज में, इसमें क्या करेगा, डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में। तो कहां ये डिसाइड करता है, याद रखिएगा इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है, आप याद रखिए इसमें ऑप्शंस कई लोग कंफ्यूज होंगे कि G1 को भी देख रहे होंगे, G0 को भी देख रहे होंगे। आ रही बात समझ में। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टेड सवाल है, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है आप G0 के साथ जा सकते हैं। G1 भी बहुत लोग कह रहे होंगे, लेकिन आप G0 के साथ जाएंगे तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं। देखिए अगर आप ऐसे सोचेंगे कि G1 फेज में कंप्लीट हो रहा है, यानी G1 फेज को जब सेल कंप्लीट कर रहा है तो वो जा रहा है कहां, वो जा रहा है G0 फेज में, और वहां डिसाइड कर रहा है डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा तरीका, तो आंसर आप ऐसे सोचेंगे तो G0 जाएगा। दूसरा सोचने का क्या तरीका है, कैसे सोचते हैं लोग कि जब ये G1 को कंप्लीट कर रहा है यानी G1 फेज में है तो ये डिसाइड करता है कि इसको जाना कहां है, यानी इसको G0 में जाना है या S फेज जाना है। इसीलिए G1 को डिसाइडिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
डिसाइडिंग फेज। तो अगर ये सोचेंगे कि G1 में डिसाइड हो रहा है और फिर डिफरेंशिएशन G0 में हो रहा है, तब आप G1 लगा देंगे क्योंकि इस डिसाइड को देख रहे हैं। आंसर इसमें मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप 1 के साथ जाइए, G0 फेज। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि सेल, ये सवाल में पूछा ये गया है कि सेल जो है वो डिफरेंशिएशन कब डिसाइड करता है? G0 फेज में। कब करेगा? G0 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए अब आ जाइए 105। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन बोथ G1 एंड S फेज ऑफ द सेल साइकिल? दोनों देखिए, इस बात को देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक सेल साइकिल है, यहां पे ये हो गया आपका M फेज, ये M फेज है। ये कौन से फेज हो गए? G1, S और G2। आ रही बात समझ में? हमको बात क्या करनी है कि कौन से? पहला फर्स्ट लाइन कलर मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो लाइन है, सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहाँ होता है? डीएनए में। यानी ये पूरी लाइन डीएनए के सिंथेसिस की बात कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और सिंथेसिस ऑफ डीएनए किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब G1 फेज और G2 फेज में तो होता नहीं है। इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल G1 में क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो G2 में डुप्लीकेट करते हैं। यानी सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन G1 में भी हो सकता है और G2 में भी हो सकता है। तो ये जो लाइन है ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। इस सवाल में वही है जो G1 में और G2 दोनों में होता हो। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आरएनए सिंथेसिस, देखिए एक बात बताते हैं आपको, इस G1 फेज में क्या बनता है? सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। और सेल ऑर्गेनेल, जैसे मैं कहूं इस G1 फेज में क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन। क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है। और सेल ऑर्गेनेल्स किसके बने हैं? सेल ऑर्गेनेल्स किसके बने हैं? CO। सेल ऑर्गेनेल किसके बने? मेड अप ऑफ, सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ प्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन के बने हैं तो इसका मतलब सेल ऑर्गेनेल बनाना है तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब डीएनए जो है वो क्या बनवाएगा? mRNA। और mRNA क्या बनवाएगा? याद रखिएगा, प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या mRNA यानी RNA इसका सिंथेसिस G1 में हो सकता है क्या? आप कहेंगे एकदम होगा। क्यों होगा इसका सिंथेसिस? क्योंकि G1 में प्रोटीन, G1 में सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो रहा है, और जब सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। याद रखिए, प्रोटीन यहां भी बनता है G1 में, S में भी प्रोटीन बनेगा, G2 में भी प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब यहां भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यहां भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और यहां तो रेप्लिकेशन भी होगा S फेज में, और यहां ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसका मतलब आरएनए G1 में भी बनेगा, S में भी बनेगा, G2 में भी बनेगा। तो आरएनए सिंथेसिस दोनों फेज में होगा। इसका मतलब यह है कि सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन सी सही है। बात कर लेते हैं अब डी, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कौन सा? G1 में आप कहेंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनता है और इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें G1 में आप बोल सकते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नहीं है तो नॉन हिस्टोन बोल सकते हैं। आ रही बात से? तो प्रोटीन G1 में भी बनेगा, S में भी बनेगा, G2 में भी बनेगा। यानी इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। आ रही बात समझो? G1 और G2 दोनों में हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा देखेंगे? B, C एंड D। B एंड C पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है,
तीसरे में देखिए बी सी एंड डी ये सही है, यहाँ ए भी आ गया तो गलत है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा आपको, 105 का जो आंसर है वो मिलेगा थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस बी, ए, बी एंड सी। द फेज ऑफ, कलर चेंज कर लिया जाए, विजिबिलिटी आया रेड में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करना, चलो देखते हैं। द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव इज डीएनए पॉलीमरेज, याद रखिए डीएनए पॉलीमरेज किस में हेल्प करेगा, ये एंजाइम है, एंजाइम है, और किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन कहा, डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में। तो आपका आंसर क्या है इसका, ए की जगह क्या आएगा, एस फेज। क्या आएगा, एस फेज, यानी यहां पर आएगा एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द बी फेज मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज इंक्रीजेस इन द सेल। देखिए जब बात करते हैं ये सेल साइकिल की, तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये जो आपका कहानी है G1, S, G2 और M, तो जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल है वो G1 में रिप्लिकेट होते हैं, सेंट्रोसोम S फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट G2 में, बाकी सब G1 में। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल G1 में क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो इस B का यहां पर आ जाएगा G1, यहां G1 फेज। C की बात कर लेते हैं। द C फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। जो ड्रामेटिक पीरियड है ना वो आता है M फेज के लिए। कहाँ आता है, M फेज के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि M फेज में होता है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्रोमैटिन जो है डीकंडेंस, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे जाते हैं, और फिर ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर के हेल्प से, फिर इनकी स्प्लिटिंग होती है और ये अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, फिर डीकंडेंस होते हैं। यानी कैरियोकाइनेसिस के दौरान बहुत सारे चेंज आते हैं सेल के अंदर। इसीलिए कई सारे डायग्राम आपने देखे होंगे कि बुक में बनाए गए हैं। तो ये कैसा फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, बहुत सारे डायग्राम आएंगे इसमें। तो आपका आंसर जो है वो पहला S होगा, दूसरा G1 होगा और तीसरा M होगा। ये आंसर्स हैं आपके। तो देखिए S फेज, G1 फेज, M फेज फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 107 की बात करते हैं। बिफोर द S फेज इफ द अमाउंट, S फेज से पहले, ये S फेज से पहले की बात कर रहा है। बिफोर द S फेज, S फेज से पहले क्या आता है, देखिए S फेज से पहले ये S फेज है, इससे पहले कौन आएगा, S फेज से पहले G1 फेज। तो बिफोर द S फेज यानी G1 फेज, इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी इस G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, 2C है, देन बाय द एंड ऑफ G2 फेज, पूछ रहा है इस S के बाद आता है G2, और इस G2 के एंड में यहां पर क्या होगा अमाउंट, क्या होगा अमाउंट। तो बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ G1 में 2C है तो इस S फेज में, यहां देखिए ये अगर 2C है अमाउंट G1 में, तो G1 के कंप्लीट होने पर भी 2C, S फेज में रेप्लिकेशन हो जाएगा 4C, और G2 फेज में भी अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो 4C यहां, तो 4C यहां, यानी G2 फेज के एंड में अमाउंट क्या होगा, 4C। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 4C, यानी 107 का आंसर क्या है, 4C। देखिए बहुत आसान सवाल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है आप सारे सवाल कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चेक पॉइंट,
द चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। देखिए अगर ये बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हो गया आपका एम फेज, ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज, M फेज, S फेज और G2 फेज, ये वाला है आपका M फेज। अब देखिए दो जगह चेक पॉइंट की बात करते हैं। एक चेक पॉइंट यहां होगा G1 और S के बीच में, दूसरा चेक पॉइंट यहां होगा G2 और M के बीच में। यहां इसलिए चेक पॉइंट है क्योंकि यहां रेप्लिकेशन होने वाला है। अगर इस डीएनए में, यहां से जो डीएनए जाने वाला है, अगर इस डीएनए में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होगी, कोई म्यूटेशन होगा, और अगर ये यहाँ से यहाँ पास हुआ तो पहले एक मॉलिक्यूल अब दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी अब दो सेल म्यूटेटेड होने वाले हैं। इसीलिए इससे पहले इसके अंदर म्यूटेशन को चेक करके उसको रिपेयर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो याद रखिए चेक पॉइंट पे रिपेयर होगा डीएनए डैमेज और असेसमेंट ऑफ डीएनए डैमेज, इसमें से पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हो सकता है। आ रही बात में चेक पॉइंट के ऊपर रोकते क्यों, डीएनए को चेक करते ताकि इसके अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर कोई म्यूटेशन है तो उसको ठीक करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करने के बाद वो एस फेज में जाता है, फिर वो G2 में जाता है, और फिर एस फेज में रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन से दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर G2 के बाद जब M में जाने वाला होता है तो फिर एक बार चेक किया जाता है क्या इसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये चेक पॉइंट से जो म्यूटेशन को चेक करते हैं, नहीं चेक होगा तो कैंसरस सेल बनने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल साइकिल। ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रोसोम्स जो है, सेंट्रियोल्स कब डुप्लीकेट करता है, साइटोप्लाज्म। देखिए कहानी क्या है, ये आपका कहानी है। देखिए बार बार यही मैं गोला बना रहा हूं, M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या इसी को कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। ये G2 फेज में क्या होता है, ये G2 फेज में क्या होता है, ये डुप्लीकेट होता है। बाकी और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन S फेज में होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन S फेज में होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन S फेज में। और एक सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स, यानी एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स हैं, इसीलिए सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी बोल देते हैं। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल बन गए, बाकी जितने भी जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल हैं, उन सब का डुप्लीकेशन G1 में होता है। इनके अलावा बाकी जो भी सेल ऑर्गेनल है वो सब G1 में डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो याद रखिए इस बात को, सवाल पूछा गया हमसे डुप्लीकेशन किसका, सेंट्रियोल्स का। तो ये किस फेज में होने वाला है, S फेज में। तो आंसर क्या लगा देंगे हम लोग, S फेज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 109 के बाद 110 आएगा। चलिए 110 की बात कर लेते हैं। देखिए, इन द रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल देयर आर नो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द सेल। कह रहा है ना, रेस्टिंग फेज में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होता है सेल साइकिल में। इसमें सवाल क्या पूछा गया है कि इन रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, देखिए मेटाबॉलिक चेंजेस जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक बात बताइए, इस रेस्टिंग फेज मतलब क्या, रेस्टिंग फेज पहले समझिए। रेस्टिंग फेज का मतलब इंटरफेज, रेस्टिंग फेज का मतलब इंटरफेज। और इंटरफेज में क्या क्या आते हैं, इंटरफेज में क्या आ गया भाई, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये पूरा रेस्टिंग फेज है। तो क्या इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ डीएनए एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ भी सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या इसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं हो रहे, क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? तो यहाँ नो बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गलत। आ रही बात समझ। दूसरा, सेल ग्रोथ एंड डीएनए एप्लीकेशन अकर इन ऑर्डरली मैनर। पहले सेल ग्रोथ होता है, देखिए सेल का ग्रोथ होगा फिर डीएनए एप्लीकेशन होगा, ऑर्डरली मैनर में होता है। ये बात सही है, ऑर्डरली मैनर में होता है। ओनली आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द सेल, केवल आरएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, डीएनए का भी तो सिंथेसिस होता है, तो गलत है ये। अब द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव
बट नो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका कौन सा है? 110 का आंसर है सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें कैरियोकाइनेसिस का सीक्वेंस बताना है। तो आप सबको पता है कि पहले प्रोफेज है, फिर ये मैंने गोला से इसको भी ऐसे सिखा के बनाया हुआ, कितना बढ़िया बनाया था देखिए। अब देखिए कितना अच्छा बनाया था, ऐसे बनाया होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर कॉपी बनाया होगा ये, इसको लिखा होगा ऐसे साइटोकाइनेसिस। क्या लिखा होगा ऐसे? साइटोकाइनेसिस। फिर लिखा होगा ऐसे कैरियोकाइनेसिस। ये सारी बातें याद रखिए। फिर लिखा होगा ऐसे कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद मैंने आपको ऐसे बनाया होगा, कैरियोकाइनेसिस में क्या बनाया होगा देखिए, ऐसे बनाया होगा। कलर थोड़ा सा ले लीजिए कोई, चलिए कोई भी कलर, ऐसे ऐसे देखिए बनाया होगा। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टीलोफेज हो गया। तो यही तो कैरियोकाइनेसिस का सीक्वेंस है। और ये कौन सा फेज है? ये एम फेज है। कौन सा फेज है? ये एम फेज। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? प्रो, मेटा, एना और टीलो। तो लगाइए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यानी फोर्थ ऑप्शन है आपका। यानी 111 का जो आंसर है वो फोर्थ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ऑल क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर इन। कह रहा ना कि सभी क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स हैं। तो सवाल देखिए, इसको बताता हूं मैं। ये आपका हो जाएगा क्या? ये है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात। ये है, ये है, ये है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। आ रही बात समझ? अब क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमैटिड्स हो गया पूरा, और ये क्या हो गया? दूसरा क्रोमैटिड्स। ये दो क्रोमैटिड्स। आ रही बात समझ? तो क्या कह रहा है कि दो क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर का अटैच है। इसके अलावा आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इनका क्या है? काइनेटोकोर। ये क्या है? काइनेटोकोर। तो याद रखिए इस बात को। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है ये? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रोटीन का डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। आ रही बात समझ में? अब बता सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ, इसमें ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिख सकता है? प्रोफेज एंड एनाफेज। याद रखिएगा, लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। मैंने प्रोफेज में लिखवाया होगा कि प्रोफेज का स्टार्टिंग में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और प्रोफेज कंप्लीट होते होते क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं दो क्रोमैटिड्स के साथ, और फिर ये मेटाफेज में दिख जाते हैं। दो पूरी तरह से कंडेंस है तो दो क्रोमैटिड्स दिखेगा। एनाफेज में इन्हीं क्रोमैटिड्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब इसमें से एक क्रोमैटिड ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जा रहा है। यानी अब एनाफेज में जब देखते हैं ना तो अपोजिट पोल्स पे वन क्रोमोसोम, वन डॉटर जो क्रोमैटिड्स है वही फ्यूचर क्रोमोसोम होगा। तो कह सकते हैं कि वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड्स। तो आपको दो फेज में ऐसे दिखेंगे। ऐसा कहाँ दिख सकता है? एक लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में दिख जाएगा ऐसा, और फिर कहाँ दिखेगा? मेटाफेज में। कहाँ दिखेगा? मेटाफेज। इस बात को फिगर से भी दिखा सकते हैं। अगर मैं लेट प्रोफेज का डायग्राम दिखाऊंगा आपको तो ऐसा दिखेगा। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग खत्म होने वाला है, और इसके लास्ट में यहां दिख जाएंगे आपको। इसको भी बना देते हैं मेटाफेज वाला भी कहानी। यहां पे आपको ऐसा दिख जाएगा, ऐसा दिख जाएगा। अब देखिए ये लेट प्रोफेज में ये दो, ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं। देखिए, और ये क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड्स के साथ दिख रहा है? दो क्रोमैटिड्स के साथ। आ रही बात समझ में? तो एक तो प्रोफेज में दिख जाएगा। मेटाफेज की जब बात करते हैं तो मेटाफेज में तो आप बात करेंगे ये सारे आके इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, लेट मेटाफेज में।
तो यहाँ पे क्रोमोसोम 2 ही बना रहा हूँ मान लो, तो ये मेटाफेज वाला फिगर देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर इसी कलर से बनाऊँ, ये सेंट्रो, ये क्या है, ये सेंट्रोसोम्स है, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। तो इस मेटाफेज में कहानी क्या है, मेटाफेज में आप खुद ही बताइए, इस लेट मेटाफेज को देखिए, अर्ली मेटाफेज को देखिए, 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। एनाफेज में तो ये स्प्लिट कर जाएगा, और टीलोफेज में तो डीकंडेंस हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्रोफेज एंड मेटाफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। ये ऐसा देखिए, तो बात कर लेते हैं प्रोफेज एंड मेटाफेज, आंसर होगा आपका सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करें, चलिए इसके बाद जो है वो है 100 फाइंड द इनकरेक्ट मैच क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर। इनकरेक्ट मैच देखना है, किसके लिए देखना है हमको भाई, हाँ एनाफेज। तो फाइंड क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर, नहीं, एनाफेज में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। एनाफेज वाला फिगर ये तो है ना, एनाफेज में ये कंडीशन है, देखिए ये कंडीशन आपका एनाफेज में नजर आएगा, ये कंडीशन है एनाफेज में, ये वाला कंडीशन है, ये ऐसे दिखेंगे आपको। क्रोमोसोम्स कहाँ भाग रहे, देखिए ना, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, क्रोमोसोम जो है वो आपके अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, ये खींचे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नॉर्थ पोल की तरफ और ये जा रहे हैं साउथ पोल की तरफ। तो इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर पे मेटाफेज में होंगे, एनाफेज में नहीं, ये गलत है, क्योंकि एनाफेज का फिगर ये है। आ रही बात समझ में? अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम इज लॉस्ट टीलोफेज। आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट टीलोफेज। याद रखिएगा कि इस एनाफेज के बाद, कलर में थोड़ा दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ रेड कलर लेते देखिए, यहाँ पे ऐसी फिगर को मैं ऐसे बनाऊं, एनाफेज वो टीलोफेज के लिए, ये एनाफेज है, ये एनाफेज है। अगर आप टीलोफेज में देखेंगे तो कंडीशन क्या दिखेगा, टीलोफेज में ये जो अपोजिट पोल की तरफ जब जाएंगे, हाफ क्रोमैटिड्स नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं और हाफ साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पहुंचने के बाद ये डीकंडेंस हो जाएंगे, ये अलग कलर से मैंने बना दिया, डीकंडेंस हो जाएंगे। फिर इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, ये बन जाएगा, और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल भी रीअपीयर होंगे। ये कौन सा फेज है, ये आपका है टीलोफेज। कौन सा फेज है ये, टीलोफेज। तो टीलोफेज में ये क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट टीलोफेज, यानी ये बात क्या है, सही है। आप देखिए ना, ये है टीलोफेज, और देखिए एनाफेज में क्रोमोसोम की आइडेंटिटी बची हुई है, और टीलोफेज में इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब देखिए दूसरा और भी ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रोसोम्स बीइंग मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल प्रोफेज। इनकरेक्ट देखना था ना, तो ऊपर वाला तो मिल गया, यानी ऑप्शन ये वाला इनकरेक्ट, देखिए ये सही है। तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो हमारे लिए ऑप्शन सही क्या होगा, हमारे लिए ऑप्शन सही होगा ये। आ रही बात समझ? नीचे वाला देखते हैं, क्रोमोसोम बीइंग मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन प्रोफेज। आप सबको पता है कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में कहाँ मूव करता है, प्रोफेज में, सही है। सेंट्रोसोम ऑफ द सेल क्रोमोसोम लाई ओवर द मेटाफेज। इक्वेटर पे कब आ जाएंगे, ये सब क्रोमोसोम इक्वेटर पे कब आते हैं, मेटाफेज में। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। चलिए बात कर लेंगे नेक्स्ट। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, 113 का जो आंसर है वो आपका आंसर फर्स्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following phase of the mitosis the longest phase? कौन है जो लॉन्गेस्ट फेज है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा फेज आपका, अगर हम लोग सीक्वेंस लेते हैं तो सबसे बड़ा फेज जो है वो प्रोफेज आता है, फिर प्रोफेज के बाद आएगा टीलोफेज, फिर मेटाफेज और फिर एनाफेज। ये सीक्वेंस है। सबसे लॉन्गेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, प्रोफेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड्स
आपको पता है ना, ये मैंने फिगर से आपको दिखाया भी होगा और मैंने ये भी आपको सिखाया होगा कि डुप्लीकेशन जो है एस फेज के जीवन के बाद एस फेज में डुप्लीकेशन होता है। और मैंने कहा होगा कि मान लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने कहा किसी में क्रोमोसोम बनते हैं, मैंने मान लीजिए अगर जीवन फेज में क्रोमोसोम दिखे और एक क्रोमैटिड्स के साथ होगा तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एस फेज ये क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स हो जाएंगे? 2 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 2 क्रोमैटिड्स क्यों हो गए? क्योंकि इस एस फेज में हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। तो हाउ मेनी क्रोमैटिड पूछा है कि 1 डुप्लीकेट क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी, यानी यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया तो क्रोमैटिड्स अब कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो आंसर आपका क्या होगा? 2। यानी डुप्लीकेट क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बारे में बात कर रहा है। साइटोकाइनेसिस में क्या है भाई? साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोई भी जानता भाई, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस साइटो मतलब साइटोप्लाज्म मान लो, काइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आंसर आपका होगा सेकंड। बाकी ऑप्शन गलत है भाई। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को, डुप्लीकेशन ऑफ साइटोसोम इन साइटोप्लाज्म गलत ही है, और सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म ये भी गलत है। नहीं, आपका आंसर क्या होगा? 116 का आंसर जो है आपका सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल, चीख के मैंने बताया भाई, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो फरो मेथड से होता है और ये बाहर अंदर से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाते हैं, यानी सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा, सही है। इन्वॉल्व फरो फॉर्मेशन, सही है। अकर सेल प्लेट बनता है प्लांट्स में, तो ये गलत है। मैंने बताया था ये फरो, देखिए फरो बनेगा और ये फरो जो है ये आपका ये फरो है, ये फरो डेवलप होता है मेम्ब्रेन में, और ये फरो क्या है? ये फरो जो है इस किनारे से इधर से सेंटर की तरफ जा रहा है। जब ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ फरो जा रहा है मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये सेंट्रीपिटल है। क्या है ये? सेंट्रीपिटल। आ रही बात समझ में? सेंट्रीपिटल। आपको ये भी सिखाया था कि फरो बना क्यों? फरो बना क्यों? फरो इसलिए बन गया क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड नहीं होता, रेजिड नहीं होता है। तो याद रखिएगा एनिमल सेल में फरो मेथड से होगा। और सेंट्रीफ्यूगल लिखा है क्या? सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता, सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल लिखा है तो ये क्या है? गलत है। आ रही बात समझ? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इस सेंटर से क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, यानी वो प्लांट्स में होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है और तीसरा भी गलत है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ सेकंड। आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ सेकंड, यानी 117 का आंसर क्या है? सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, माइटोसिस सेल डिवीजन सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल ऑफ ओनली प्लांट सेल, ओनली एनिमल सेल। याद रखिएगा माइटोसिस सेल डिवीजन जो है आप देखेंगे प्लांट्स में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। माइटोसिस दोनों में हो सकता है, प्लांट सेल में भी हो जाएगा और एनिमल सेल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस की जब बात करते हैं तो मियोसिस डिप्लॉयड सेल में होता है, हैप्लॉयड में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द डिफरेंट पोल्स एट एनाफेज, दिस इज बिकॉज ऑफ। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी मैंने आपको सिखाया कि ये आपका क्या है? ये है सेंट्रोसोम। क्या ये? सेंट्रोसोम है। और ये क्या है भाई? ये क्या है? ये बताइए। ये भी सेंट्रोसोम है। ये क्या फॉर्म करेंगे? स्पिंडल फाइबर। याद रखिए यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। देखिए ये स्पिंडल फाइबर बना रहा है, ये स्पिंडल फाइबर, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है अमीनो एसिड का, ये स्पिंडल फाइबर है। ये स्पिंडल फाइबर जब इनका डीपॉलीमराइजेशन होगा, जब इन स्पिंडल फाइबर का जो पॉलीमराइजेशन मैं दिखा रहा हूँ, जब इनका डीपॉलीमराइजेशन होता है तो ये छोटे होने लगते हैं। जब छोटे होने लगते हैं तो जो सेंटर में क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमियर पर प्रेशर पड़ता है और वो फट जाते हैं। और फटने की वजह से याद रखिएगा कि जो हाफ क्रोमोसोम है, हाफ क्रोमोसोम यानी एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड्स एक एंड की तरफ आने लगता है और दूसरा क्रोमैटिड्स कहाँ आने लगता है? दूसरा एंड की तरफ। तो बात समझिए कि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन मतलब स्पिंडल फाइबर बना, डीपॉलीमराइजेशन मतलब वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से इन सेंट्रोमियर पर प्रेशर पड़ा और ये नीचे की तरफ मूव करने लगा और ये ऊपर की तरफ, जिससे इस पर प्रेशर पड़ा और ये दोनों फट गए।
फटने के बाद एक क्रोमेटिड साउथ पोल पे आ रहा है, दूसरा नॉर्थ पोल पे जा रहा है। अब इस बात को समझिए, यानी इस स्पिंडल फाइबर में डीपॉलीमराइजेशन हुआ। और एक बात ये भी आप कह सकते हैं कि इस स्पिंडल फाइबर में ये किसका बना है, ट्यूबुलिन का बना है। किसका बना है, ट्यूबुलिन का। आप आंसर में डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि ट्यूबुलिन कहाँ मिलेगा। देखिए इसमें ट्यूबुलिन है नहीं, यहाँ ट्यूबुलिन है। इसका मतलब आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट यही है, पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। बना और फिर छोटा हुआ किसका भाई, ट्यूबुलिन का होता है। पॉलीमराइजेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही तो बना ये स्पिंडल फाइबर। तो आपका आंसर क्या है भाई, सेकंड। याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 120 पे आ जाते हैं। चलो, a cell division, a stage of cell division depicted in the given figure। चलिए फिगर है ये इक्वेटोरियल प्लेट है भाई। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाऊं आपको, देख लो रेड कलर। ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका, ये मेटाफेजिक प्लेट है। क्या है ये, मेटाफेजिक प्लेट है भाई। इसी को इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट। तो आंसर लगा लो ना। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस व्हिच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज। सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथवाइज। नहीं, अभी नहीं फट रहा है। इट इज द स्टेज व्हिच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। ये सही है, ये मेटाफेज है ना भाई। मेटाफेजिक प्लेट है, कौन सा फेज है, मेटाफेज। और मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरी तरह से क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। और 100% कंडेंस है, तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी इस फेज से ज़्यादा बेटर स्टडी और कहीं नहीं हो सकती। क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। नहीं भाई, टेंगल्ड है। क्रोमोसोम आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। नहीं भाई, लॉस कहाँ कर रहे हैं, कंडेंस है सब, क्रोमोसोम लॉस नहीं कर रहे हैं। चलिए, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर सेल डिवीजन टेक प्लेस। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये, इंक ले लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका सेल साइकिल है, और याद रखो अगर ये G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, ये M फेज। याद रखिए M फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएंगे इसके अंदर। यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है, एम फेज शुरू होने से पहले G2 फेज में ही माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट करके किसका प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का। क्यों एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट में एटीपी कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ यूज होने वाला है, एम फेज में। इसीलिए एम फेज से जस्ट पहले G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है, और इस फेज में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्यों एटीपी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है किस फेज में, एम फेज में। तो आपका आंसर क्या जाएगा भाई, G2 फेज। क्या आंसर जाएगा, G2 फेज। चलिए अब बात करते हैं। इसी वजह से एक बात मैंने आपको और भी बताया था, इस एम फेज में सारे सेल ऑर्गेनेल तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लेकिन एम फेज में माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट नहीं होता। याद रखिए इस बात को। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। At the time of cytokinesis, organelle like mitochondria and plastid are distributed between the daughter cell। ये बात सही भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई cytokinesis के दौरान। Cell plate represent the middle lamella between the wall of two adjacent cell। मिडिल सेल प्लेट बनेगा, और सेल प्लेट ही मिडिल लैमेला कहलाता है, दो सेल वाले प्लांट सेल्स के बीच में। तो ये ऑप्शन दोनों सही है भाई, पहला और दूसरा दोनों सही। इनकरेक्ट बोला क्या मैं, दोनों सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन जाएगा। यही तो मैंने सिखाया था भाई। ये है देखिए सेल प्लेट का कहानी क्या है, यहाँ एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, ये स्पिंडल फाइबर है, फ्रेगमोप्लास्ट कहलाएंगे। और गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडीज, ये गोल्गी बॉडीज पैकेट रिलीज करेंगे कैल्शियम पेक्टेट के। और इन पैकेट का, ये जो पैकेट है याद रखिएगा, ये पैकेट यहाँ से रिलीज होते हैं और ये डिपॉजिट होते रहते हैं। यहाँ से पैकेट रिलीज होंगे और ये डिपॉजिट होके ये प्लेट बन जाता है। सेंटर से कहाँ बनेगा, पेरीफेरी की तरफ। तो वही तो सिखाया था मैंने आपको कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बनना सेंट्रीफ्यूगल है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। यही जो है इसी को बोल रहा है सेल प्लेट। क्या बोल रहे हैं इसको, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट बाद में जाके क्या करता है, इसी को बोलने लगते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलने लगते हैं इसको, मिडिल लैमेला। और ये मिडिल लैमेला अब किन सेल क्या होता है, बाद में फ्यूचर में ये दोनों सेल बन जाते हैं, और इन दोनों सेल्स के बीच में कौन है, मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला ही क्या है, सेल
प्लेट है और सेल प्लेट के किसने बनाया, गोल्गी बॉडी ने। क्या सीक्रेट किया, कैल्शियम पेक्टेट, यानी ये बना भी किसका होगा, कैल्शियम पेक्टेट का। बनने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर से कहां है, पेरीफेरी की तरफ। तो याद रखिएगा ये वही बात करें, दो सेल्स के बीच में है भाई, तो ये ऑप्शन सही है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, अगर जब साइटोकाइन ये सेल प्लेट बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कुछ नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा होगा तभी तो साइटोकाइनेसिस होगा। चलिए, तो दोनों ऑप्शन सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द माइटोसिस एनाफेज। क्या होगा भाई, एनाफेज के दौरान क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल। याद रखिएगा सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी, सबसे पहले सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी। जैसे ही स्प्लिटिंग होगी क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, जब क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे तो अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे, यानी बी ए और सी, बी ए और सी ये वाला ऑप्शन होगा। आप खुद ही देखिए ना यार, मैं आपको क्या बताऊं, देखिए खुद ही समझिए। ये है ये मेटाफेज, ये मेटाफेज का कंडीशन है। दो क्रोमोसोम बना के दिखा रहा हूं, ये दो क्रोमोसोम देख लो, ये है आपका मेटाफेज। ये मेटाफेज में ये क्या हो गया आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यहां नहीं दिखा पाया हूं। चलिए अब क्या होता है भाई, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ डीपॉलीमराइज होगा, ये इधर डीपॉलीमराइज, दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है सारा प्रेशर, सेंट्रोमियर पे। अब जब पहला काम, जैसे ही सेंट्रोमियर पे प्रेशर आया, हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो है ये बीच से स्प्लिट कर गए। ये बीच से क्या कर गया भाई, ये इनकी बात करते हैं, देखिए जैसे ही प्रेशर पड़ा ये बीच से फट जाएंगे, यानी ये सेंट्रोमियर, ये बीच से यहां से स्प्लिट हो जाएंगे। जब ये बीच से स्प्लिट होंगे तो एक क्रोमैटिड ऊपर जाएगा और एक क्रोमैटिड नीचे आएगा। तो यही कहानी दिखेगी आपको, यही कहानी दिख जाएगी। देखिए इसमें से एक क्रोमैटिड ऊपर चला गया और एक नीचे आने वाला है। ये एक जो है हर क्रोमोसोम का, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक यहां नीचे आ गया, एक नीचे आ गया। आ रही बात समझ में। अब कहानी, यानी पहला स्टेप क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। फर्स्ट काम क्या होगा, क्या हुआ भाई, स्प्लिटिंग हुई। किसकी स्प्लिटिंग हुई, यहां पर फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट कहां दिया हुआ भाई, सेंट्रोमियर स्प्लिट। पहला स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हो गया, किसका स्प्लिटिंग हो गया, सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर का। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है इसमें, ये सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग बी, यानी ये बी है पहला, फर्स्ट। दूसरा क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो रहा है, एक क्रोमैटिड नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे। तो अब हो रहा है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी क्रोमैटिड्स क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन चल रहा है, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन, बी के बाद ए आ जाएगा। फिर ये अपोजिट पोल पे जाएंगे, ये नॉर्थ पोल पे चले गए और ये साउथ पोल पे चले गए। तो ऑप्शन हो गया कौन बच गया, सी। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, ए और सी, बी, ए और सी। बी और ए, सी कौन है, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें चले जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 124 की बात कर लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। याद रखिए इसमें पूछा क्या गया भाई, किसके बारे में पूछा गया है ये, अच्छा किसके लिए है, ये चार ऑप्शंस दिए हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, कंप्लीट होता है मेटाफेज में, एम लिखूंगा मैं, मेटाफेज में कंप्लीट होगा। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन भी कंप्लीट होगा एम फेज में, एम फेज में। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड एम फेज। सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर एंड फॉर्म रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, ये भी होगा एम फेज में, यानी मेटाफेज की बात करें। एम फेज मतलब मेटाफेज, एम फेज मतलब यहां बात कर रहे हैं क्या, मेटाफेज। तो आपका आंसर क्या होगा, मेटाफेज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बात कर लेते हैं 125 की बात कर लो। चलिए, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम आर ट्रेलिंग बिहाइंड। याद रखिए अभी मैंने फिगर बनाया, अभी मैंने एनाफेज का फिगर बनाया, अभी फिगर बनाया। देखिए होता क्या है यहाँ पे, मैं एक फिगर बनाऊंगा बस, ये देखिए ये खींचा जा रहा है, ये आपका यही तो एनाफेज का फिगर है, बस ऐसा ही नीचे की तरफ भी बना होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये सेंट्रोमियर जा रहा है पोल की तरफ, नॉर्थ पोल, और ये उसके पीछे आ रहा है, यानी आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। ये आर्म क्या भाई, आर्म जो है ये क्रोमोसोम आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी सेंट्रोमियर ऊपर और उसके पीछे, उसके बिहाइंड पे क्या आ रहा है, आर्म आ रहा है, ये आर्म है। आर्म, यही आर्म्स क्या है,
ट्रेलिंग बिहाइंड, इसीलिए शेप बनता है, इसीलिए डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं एनाफेज में। अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इन्वर्टेड वी शेप, अगर सबमेटासेंट्रिक है तो इन्वर्टेड एल शेप, अगर एक्रोसेंट्रिक है तो इन्वर्टेड जे शेप, और अगर टीलोसेंट्रिक है तो इन्वर्ट आई शेप कह सकते हैं, इन्वर्टेड। तो इसका आंसर जो होगा आपका एनाफेज। क्या होगा आंसर आपका? एनाफेज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है प्रोफेज फर्स्ट का, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका लैक्टोटीन, पहले आता है लैक्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आपका 126 का आंसर है फर्स्ट। उम्मीद है ये सब जानते होंगे, कितनी बार बताया क्लास में। अब चलिए सीक्वेंस, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मियोसिस डज नॉट इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल। मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन दो बार नहीं होता है, सिर्फ एक बार होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है। आप बात समझिए, अगर मैं कह रहा हूं ये एक साइकिल बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अगर हम लोग बात करते हैं मियोसिस के M फेज की, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरकाइनेसिस। ये क्या हो जाएगा? इंटरकाइनेसिस। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट और ये हो जाएगा मियोसिस सेकंड, ये है मियोसिस सेकंड। अब याद रखिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में और कहीं पर भी नहीं होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन पूरे साइकिल में सिर्फ एक बार होगा, लेकिन डीएनए का डिवीजन दो बार होगा, एक मियोसिस फर्स्ट में दूसरा मियोसिस सेकंड में, इसीलिए अमाउंट जो है मदर सेल का हाफ हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें, वही मियोसिस डज नॉट इन्वॉल्व टू सेकंड, आंसर क्या डीएनए। कैरियोकाइनेसिस दो बार होता है, देख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस एक बार मियोसिस फर्स्ट में होगा, एक बार मियोसिस सेकंड में होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस दो बार होता है, कैरियोकाइनेसिस दो बार होगा। साइटोकाइनेसिस भी दो बार होगा, याद रखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस भी दो बार होगा। डीएनए सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एक बार इसका एस फेज में डुप्लीकेशन होता है और एक बार इसका डुप्लीकेशन इंटरकाइनेसिस में होता है, यानी ये भी दो बार हो जाएगा। वन बार क्या है? 127 का आंसर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन यानी थर्ड, सिर्फ एक बार होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 128 की बात कर लो। 128 में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज फॉर्म्ड। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में फॉर्म होगा। क्यों नॉन सिस्टर के बीच में फॉर्म होगा? देख लेते हैं इस बात को। चलिए देखिए, ये आपका है, ये है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है और यहां है आपका, ये है क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स है, ये भी सेंट्रोमियर है और ये है क्रोमैटिड्स। इन दोनों को चिपका रहा है, चिपका दो बाबू। ये है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। चलिए, ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइवैलेंट बोलते हैं या इन्हीं को बोलते हैं टेट्राइड। बाइवैलेंट क्यों बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये दो सेंट्रोमियर है, दो क्रोमोसोम है तो बाइवैलेंट। इस दोनों क्रोमोसोम में चार क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4, तो टेट्राइड बोलते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछा है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात कर रहा है। ये आपस में दोनों कैसे क्रोमैटिड्स हैं? एक सेंट्रोमियर से अटैच है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर एक है और एक दूसरे के रेप्लिका भी हैं। इन दोनों का भी सेंट्रोमियर एक है और रेप्लिका भी है एक दूसरे के। तो ये कैसे क्रोमैटिड्स हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। कैसे क्रोमैटिड्स हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं।
लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब एक बात बताइए, क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के? तो आप बोलेंगे सिस्टर के बीच में अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर करा दिया जाए तब भी कोई फायदा नहीं है, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यानी किसके बीच में होता है और होना चाहिए? तो आप बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में होता है क्या? जेनेटिक एक्सचेंज। और जिनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, उन्हीं के बीच में बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किनके बीच में बनेगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आपका आंसर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सही है। एट द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, एट द साइट जहां क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म, एट द साइट जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर यहीं पर होगा जहां नोड्यूल बनेगा, और ये पैकिटिन में होता है। यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ नोड्यूल बना के आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए, जगह कम है, इधर बनाता हूं मैं। ये मान लो ये है आपके सेंट्रोमियर। देखिए यहां पे ये आपका इसका एक क्रोमैटिड्स, और ये जो है ये इसके दूसरे क्रोमैटिड्स यहां पे, और फिर ये जो है इसकी बात कर लो, देखिए अब यहां पे जब बात कर रहे हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपको ओवरलैपिंग में जा रही है। तो एक यहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ये दिख रहे हैं, ये नोड्यूल्स हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? याद रखिएगा, होता ये है कि इसका ये क्रोमैटिड्स इधर आके अटैच हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। किस एंजाइम की हेल्प से? रिकॉम्बिनेज। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। तो याद रखिएगा कि इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, पहला ए बी, बी बी और सी बी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement and select the correct options A, B and C. Bivalent chromosome are clearly visible in tetrads. Clearly visible होंगे आपका, clearly जब टर्म आ जाए तो पैकेटिन लगा सकते हैं। पैकेटिन के साथ आंसर जाएंगे P के साथ, कलर चेंज कर दिया है, P के साथ जाएंगे आंसर, यहाँ पर P आंसर होगा पैकेटिन। In oocytes of some vertebrates last the month of year, ये डिप्लोटीन में आंसर जाएगा। सब सिखाया आपको, लिखवाया बहुत अच्छे से। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम इज एक्टिवेटेड इन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर होता है, पैकेटिन आंसर होगा इसका। तो आपका आंसर पैकेटिन डिप्लोटीन पैकेटिन, पैकेटिन डिप्लोटीन पैकेटिन, यानी आपका सेकंड आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए इसमें अमाउंट की बात कर रहे हैं। देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली इन पॉलन ग्रेन। देखिए क्या बोल रहा है? पॉलन ग्रेन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पॉलन ग्रेन। if its pollen mother cell is 32 and 32 pg of DNA and 16 chromosome in G1 phase। कह रहा है G1 फेज में जो पॉलन ग्रेन मदर सेल है उसमें 32 पीजी डीएनए का अमाउंट है और 16 क्रोमोसोम है। देख लीजिए ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन में बताना है, देख लीजिए कितना आसान सवाल है। देखिए किस में दिया है भाई? G1 फेज, यानी ये G1 फेज है। इस G1 में ये मान लो पॉलन ग्रेन मदर सेल है, ये पॉलन ग्रेन मदर सेल है, मैंने लिख दिया PMC, यानी ऐसा है जिससे पॉलन ग्रेन बनने वाला है। पॉलन ग्रेन मियोसिस के बाद बनता है। तो इसमें जो अमाउंट दिया है वो क्या दिया है? 32 दिया हुआ है अमाउंट जो है वो 32 दिया हुआ।
आ रही बात समझ में? अमाउंट जो है वो 32 पीजी है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n = 16 दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? अब एक बात बताइए, ये सेल जीवन कंप्लीट करेगा, इसी सेल की बात कर रहे हैं, तो जीवन कंप्लीट करने के बाद भी यही कंडीशन होगा, सेम कंडीशन होगा। अमाउंट कितना होगा 32 पीजी और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 2n = 8। जब ये s को कंप्लीट कर जाएगा तब कंडीशंस में क्या होगा, s में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, s फेज में रेप्लिकेशन होगा जिससे ये अमाउंट दोगुना हो जाएगा, अब 64 पीजी हो जाएगा और यहाँ पे नंबर अभी भी वही रहेगा, रिमेन सेम। तो कितना है, नंबर स्टार्टिंग में 16 लेके चला ना, तो यहाँ पर 16 है, 8 को 16 कर लीजिए, यानी क्रोमोसोम नंबर 16। चले G2 फेज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, G2 फेज में भी आपको वही दिख जाएगा, अमाउंट जो है वो 64 पीजी होगा और क्रोमोसोम का जो नंबर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 16 होगा। अब कहानी क्या है, जब ये कहाँ जाएगा M फेज में, जब ये जाएगा, ये देखिए ये M मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकंड है। जब ये सेल मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा ये सेल, मियोसिस फर्स्ट में जाएगा। देखिए ये मियोसिस फर्स्ट में जब जाएगा सेल, तो मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ नंबर भी हाफ होने वाला है और अमाउंट भी 4C का जो भी अमाउंट है 64 का हाफ होने वाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो डॉटर सेल है इसमें अमाउंट ऑफ 32 पीजी रह जाएगा और नंबर हैप्लॉयड हो जाएगा, यानी n = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें भी वही कहानी होगा, 32 पीजी अमाउंट होगा और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो n = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड की जब बात करते हैं तो इस सेकंड में अब बताओ, इससे 2 सेल बनने वाले हैं, इससे 2 सेल बनेंगे और इससे भी 2 सेल बनेंगे। तो आप बताइए इस 32 पीजी का 16 पीजी एक सेल में जाएगा, 16 एक सेल में जाएगा 16 पीजी और 16 पीजी क्या जाएगा दूसरे सेल में जाएगा। तो याद रखिएगा कि यही तो पॉलन ग्रेन, मदर सेल से पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो एक पॉलन ग्रेन में कितना अमाउंट जा रहा है 16 पीजी, अगर इनिशियल 32 है तो 16 पीजी और क्रोमोसोम का जो नंबर है, नंबर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए गलत हो गया, नंबर जो है वो रिमेन सेम होता है मियोसिस सेकंड में, तो n = 8, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा 16 पीजी अमाउंट होगा और नंबर जो होगा वो 8 होगा। नंबर क्या होगा 8, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या पूछा गया, पॉलन ग्रेन में पहला पॉलन ग्रेन क्या पूछा गया, फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उससे पहले अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए 16 हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन आपका थर्ड। आ रही बात, आप डायरेक्टली सवाल को कर सकते हैं यार, कैसे कर सकते हैं, हमेशा जो मदर सेल में अमाउंट होगा उसका हाफ डॉटर सेल में होगा। अगर ये 32 पीजी है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि डॉटर सेल में 16 पीजी होगा 16, और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर मदर सेल में 2n = 16 है तो डॉटर सेल में n = 8 है। तो इतना आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे इनिशियल अमाउंट कि अगर 32 पीजी मदर सेल में है तो 16 पीजी डॉटर सेल में हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर अगर 2n = 16 है तो डॉटर सेल में n = 8 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके पास 24 क्रोमोसोम है, 24 इन एवरी सेल ऑफ द डिप्लॉयड सेल, यानी 2n = क्या है 24 क्रोमोसोम्स है, 24 क्रोमोसोम है। तो पूछा इफ द प्लांट फॉर्म द डिप्लॉयड गैमेट्स ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज के दौरान मियोसिस फर्स्ट में कितने बाईवैलेंट बनेंगे। अब बाईवैलेंट अभी मैंने आपको सिखाया कि एक बाईवैलेंट मतलब एक होमोलोगस पेयर, एक बाईवैलेंट मतलब एक होमोलोगस पेयर, ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर बनाएंगे और ये आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक होमोलोगस पेयर है, HP लिखा होमोलोगस पेयर, और इसी होमोलोगस पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। यानी बाईवैलेंट बनाने में कितना क्रोमोसोम लग रहा है 2 क्रोमोसोम लग रहा है
और हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं 24। तो अगर निकालना चाहिए आपको, क्या निकालना है, बाईवैलेंट निकालना है, तो B इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी बाईवैलेंट बने कितने 12। आपका आंसर क्या होगा 12। आपका आंसर क्या होगा 12। बहुत ही आसान सवाल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। गिवन द नेम ऑफ द फेज ऑफ मियोसिस इन विच मोनोवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मोनोवैलेंट क्रोमोसोम है, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम है, इक्वेटोरियल प्लेट पे है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मोनाइड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। याद रखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मोनो, यानी मोनो का मतलब ये है कि ये जब मैंने बोला कि अगर इस तरीके के क्रोमोसोम्स हैं आपस में ये पेयर बनाए हुए हैं दो क्रोमोसोम, तो ये है बाईवैलेंट। इसका मतलब अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है इस तरीके का, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है मोनोवैलेंट। ये है आपका बाईवैलेंट क्रोमोसोम, बाईवैलेंट, और ये है आपका मोनोवैलेंट। अब आप खुद सोचिए कि ये वाला कंडीशन आपको कहाँ दिखेगा। ये वाला कंडीशन आपको दिखेगा, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो एनाफेज फर्स्ट में दिखेगा, फर्स्ट में, और ये वाला कंडीशन आपका दिखेगा एनाफेज सेकंड में और माइटोसिस में। और कहाँ, माइटोसिस में। तो आपको सवाल क्या पूछा गया है, पहला मोनोवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये अगर इक्वेटोरियल प्लेट की बात करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा मेटाफेज फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट में ऐसा दिखता है। तो इक्वेटोरियल प्लेट बनता है मेटाफेज में और मियोसिस फर्स्ट में ऐसा दिख रहा है। तो ये पहला लाइन जो है वो मेटाफेज फर्स्ट के लिए है। किसके लिए है, मेटाफेज फर्स्ट। और सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मोनाइड मूव टू द अपोजिट पोल। कहाँ ये मूव कर रहे हैं, यानी ये बीच से स्प्लिट करेंगे और इसमें से एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। जब ये स्प्लिटिंग हो जाएगी तो अब एक आधा सेंट्रोमियर ऊपर जा रहा है, आधा सेंट्रोमियर नीचे, और आधे सेंट्रोमियर के पास एक क्रोमैटिड्स है। जब एक क्रोमैटिड के साथ क्रोमोसोम हो तो उसको बोलते हैं मोनाइड। क्या बोलते हैं, मोनाइड। एक यानी इस मोनोवैलेंट का एक मोनाइड ऊपर जा रहा है और दूसरा मोनाइड कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऐसा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की बात होती है। और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज सेकंड में होगा और माइटोसिस में। तो आपका आंसर एनाफेज सेकंड और मेटाफेज फर्स्ट, ये वाला आंसर होगा आपका। 132 का आपका आंसर है वो है थर्ड। वो क्या है, थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। अब क्या, अब पॉलन मदर सेल 20 क्रोमोसोम 80 pg ऑफ डीएनए एस फेज, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स एंड नंबर ऑफ। देखिए बहुत आसान सवाल है, अगर आप लगाना चाहें। देखिए 80 pg ये कह रहा है सवाल, ये कह रहा है सवाल। देखिए ये आपका जो है यहां पे, इसको मैं बोल रहा हूं इंटरकाइनेसिस, और ये G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकंड। आ रही बात समझ। अब बात कर लेते हैं। देखिए पूछा है आपसे कि 20 क्रोमोसोम एटीपीजी है एस फेज के दौरान पॉलन ग्रेन मदर सेल में, यानी यहां पर मदर सेल है, मान लो यहां है पॉलन ग्रेन मदर सेल, PMC, और इसमें जो अमाउंट है वो कितना है, ATPC। ये क्या लिखा है अब एट द एस फेज। तो आप जब भी एस फेज ATPC, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, ये इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है आपका 20। तो क्रोमोसोम नंबर 20 है और ये ATPC। तो जब ये सेल इस G2 फेज में आएगा, तो अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद का अमाउंट है। तो याद रखिएगा यहां पर भी जो ये पॉलन ग्रेन मदर सेल होगा उसके डीएनए का अमाउंट क्या होगा, ATPG, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n = क्या होंगे, 20। कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये सेल मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो याद रखिए मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, 2 सेल बनेंगे और
प्रत्येक सेल में 40 pg जाएगा अमाउंट, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये रिडक्शनल डिवीजन है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 2n=20 है, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम n=10 हो जाएगा प्रत्येक डॉटर सेल में। जब इन्हीं में मियोसिस सेकंड होगा तो नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट अगेन क्या हो जाएगा 20 pg डॉटर सेल में, और अमाउंट अभी भी क्या होगा आपका क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या होगा n=10। तो ये बात समझिए, ये कहानी है। अब सवाल आपसे क्या पूछा है, कहाँ पूछा है, देखिए पूछा है कि टेलोफेज सेकंड, मतलब ये टेलोफेज के बाद मियोसिस सेकंड, मतलब टेलोफेज मियोसिस सेकंड का टेलोफेज सेकंड, तो वही बात है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सवाल किस में पूछा गया आपसे, अमाउंट ऑफ डॉटर सेल में क्या होगा। तो ये तो डॉटर सेल्स हैं, तो डॉटर सेल में 20 pg क्या अमाउंट है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 10 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 यहाँ पर मिल गया, और अमाउंट आपका 20 मिल गया। क्या ऐसा कोई और ऑप्शन है दूसरा वाला। तो ये क्रोमैटिड्स वाला खेल समझना है। क्या क्रोमैटिड वाला खेल है, देखिए जब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट में अभी मैं सिखा रहा था कि ऐसा कंडीशन होता है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये वाला कंडीशन होता है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये वाला कंडीशन होता है, और यहाँ पर ये टेट्राइड है, ये टेट्राइड है, या इसी को बाईवैलेंट बोल दो। क्या बोल दो, बाईवैलेंट। तो ये जो बाईवैलेंट आपको दिख रहा है, ये एनाफेज, ये कंडीशन में स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये मियोसिस जो है ना, ये मियोसिस फर्स्ट का कंडीशन है, ये मियोसिस फर्स्ट में ऐसा दिख रहा है आपको, और ये मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज में। अब कहानी क्या है, जब हम मियोसिस सेकंड की बात करते हैं तो ये स्प्लिटिंग हो गई होती है, और मियोसिस सेकंड में जब हम बात करेंगे अगर पर्टिकुलर फेज की, मान लो मैं ये इसलिए लिखा मियोसिस फर्स्ट का ये मेटाफेज है, मेटाफेज फर्स्ट है, तो मेटाफेज फर्स्ट में ये दिख रहा है आपको, यहाँ मियोसिस सेकंड है। इस मियोसिस सेकंड में आप देखेंगे ये मियोसिस सेकंड का ये क्या है, ये भी मेटाफेज है, चलो ये भी मेटाफेज है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है ना, वो एक क्रोमोसोम यानी ये बाईवैलेंट की स्प्लिटिंग हो गई, बीच से टूट गया, तो अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको बाईवैलेंट ना बोल के इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब क्या होगी, अब अगर इसकी बात करें, जैसे इसको टेट्राइड बोल सकते हैं, इसको डायड बोल सकते हैं, उसी तरह से इसको बाईवैलेंट और इसको मोनाइड। अब क्या होगा, अब इसकी एनाफेज में अगर मियोसिस मेटाफेज के बाद मियोसिस सेकंड का एनाफेज देखेंगे तो यहाँ स्प्लिटिंग नजर आएगी, और आपका ये ऊपर की तरफ एक क्रोमैटिड्स यहाँ खींच के जा रहा है, और दूसरा क्रोमैटिड्स ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब ये जो आपके बन रहे हैं, ये क्या है, ये मोनाइड है। क्या ये मोनाइड है, आ रही बात है। और इनके पास मान लो ये एक क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम विथ वन पर, यानी एक डॉटर सेल में जाएगा, ये दूसरे डॉटर सेल में जाएगा, तो यहाँ पर जितने क्रोमोसोम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स भी कितना होगा, 10 होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बात करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे उसके क्रोमैटिड्स उसके दोगुना होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स मियोसिस सेकंड के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है तो क्रोमैटिड्स भी क्या होगा, 10 होगा। यानी ऑप्शन आपका 133 का पहला, 133 का क्या होगा, पहला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर अकर ड्यूरिंग द डिप्लोटीन, ये एनाफेज फर्स्ट में होता है। आप इसको देख सकते हैं आराम से, देखिए ये एनाफेज फर्स्ट। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये माइटोसिस का ये वो मेटाफेज बना रहा हूं मैं। मेटाफेज किसका है ये, देखिए ये कंडीशंस जब आप देखते हैं तो ये मेटाफेज फर्स्ट है, और इसमें मैंने अगर लिखा ऐसे, मान लो यहाँ एलील ए है और यहाँ एलील स्मॉल ए है, तो जैसे ही मेटाफेज फर्स्ट के बाद
हम एनाफेज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एनाफेज में। तो ये ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा। अब कंडीशन ऐसा नजर आएगा आपको, ये कंडीशंस दिखेंगे आपको। और इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये आपका ये कंडीशन दिख जाएगा कि कैपिटल ए ऊपर जा रहा है और स्मॉल ए कहाँ आ रहा है? स्मॉल ए नीचे आ रहा है। अरे बात, अगर यहाँ कैपिटल ए तो यहाँ भी कैपिटल ए होगा, और यहाँ अगर स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है, ये नीचे जा रहा है। यानी इन एलील का सेग्रीगेशन ये किस फेज में हो रहा है? एनाफेज फर्स्ट। कहाँ हो रहा है? एनाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा? एनाफेज फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? एनाफेज फर्स्ट, सेकंड आंसर। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ द मियोस्पोर। अब देखिए भाई, मियोस्पोर का मतलब क्या होता है? मियोस्पोर मतलब ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हुआ है, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हुआ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि मियोस्पोर ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हुआ है, तो मियोसिस के बाद जो सेल बनेंगे वो डॉटर सेल ही है, वो डॉटर सेल है। और डॉटर सेल में 20 kg है, 20 kg है अमाउंट ऑफ डीएनए। आपसे क्या पूछा गया है कि जो मियोसाइट होगा, मतलब जो मदर सेल होगा, मियोसाइट मतलब जैसे मियोसिस होने वाला है, उस मदर सेल में G1 फेज में और G2 फेज में क्या अमाउंट होगा? आ रही बात समझ में? तो बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये गोला बनाता हूँ, इस गोले में अगर ऐसे बनाते हम लोग, अगर ये मैं G1 कहता हूँ, ये S कहता हूँ, ये G2 कहता हूँ, और अगर ये आपका ये मान लीजिए मियोसिस फर्स्ट है, ऐसे बना दे, मियोसिस फर्स्ट मान लो और ये मियोसिस सेकंड मान लो, तो कहानी क्या दिखेगी आपको? आप कह रहे हैं कि डॉटर सेल, मान लो ये डॉटर सेल बना, इस डॉटर सेल में अगर 20 kg है तो इसका मतलब इसका दोगुना मदर सेल में होगा। यानी मदर सेल में अमाउंट क्या होगा? 40 kg होगा। क्या होगा? 40 kg होगा। और जीवन फेज में तो इस जीवन में पूरा 40 ही kg रहेगा। और एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज के दौरान, एस फेज के बाद जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 40 kg से क्या हो जाएगा? 80 kg हो जाएगा। और ये G2 फेज में कितना kg रहेगा? 80 kg रहेगा। आ रही बात समझ में? तो यानी G1 फेज में आंसर क्या लगाएंगे? 40, और G2 फेज में आंसर क्या हो जाएगा? 80 kg। आ रही बात समझ में? तो इसमें 40 और 80 होगा। क्या होगा? 40 और 80। तो आपका आंसर होगा 40 और 80 लगा देंगे आप, सेकंड आंसर होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर बात करेंगे तो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल एज टेट्राएड। ऐसा कब होगा? क्लियरली विजिबल कब होगा? पैक्टिन में होता है। एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिटवीन द होमोलोगस स्पोर। सब लोग जानते हैं यार, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा हूं, क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन में होता है। जो नहीं जानता है वो क्या जानता है वही जाने। चलिए अब बात करते हैं। द इवेंट लिस्टेड बिलो द अकर ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ मियोसिस, आइडेंटिफाई देम। ऑप्शन देखना है और देखना है किस फेज में ये हो रहा है। तो पहला क्या है? ऑल क्रोमोसोम ऑफ सेल्स डायरेक्टली टुवर्ड वन साइड आर द अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा कब होगा? स्टार्टिंग में लैप्टोटीन में ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पहला जो हो जाएगा वो आपका जेड लिख लो, जाइगोटीन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी ये लैप्टोटीन में होगा, फर्स्ट लैप्टोटीन। सेकंड क्या होगा? जाइगोटीन, जेड लिख लीजिए। प्लाज्मेटा स्लिप फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन से स्लिप कर रहा है, मतलब डाइकाइनेसिस टर्मिनेशन हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक क्रोमैटिड सेगमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम या पैकेटिंग में हो रहा है। अब आंसर देखिए, पहला लैप्टोटीन 2 में मिल गया। फिर उसके बाद क्या है? जाइगोटीन मिल गया बी में। फिर उसके बाद सी डाइकाइनेसिस, अरे ये तो ऊपर जाना चाहिए डाइकाइनेसिस, फिर पैकेटिन आना चाहिए। चलिए तो इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको करेक्ट, तो इसीलिए पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन को दिया होगा मैंने आपको, पहला और दूसरा दोनों दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिग्निफिकेंस की बात कर लो। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या? क्रोमोसोम नंबर हाफ करता है, क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन टू जनरेशन प्लॉइडी लेवल मेंटेन करता है, और इसी से वेरिएशन आता है। पहला जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन आएगा। मेंटेन करेगा क्रोमोसोम नंबर को ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंटेन करेगा। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तीनों का तीनों सही है भाई, ऑल ऑफ दीज। अब जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जब बात करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना दिया है? 50। आपको मैंने पहले सिखा रखा है, मान लो मैंने माना नंबर ऑफ क्रोमोसोम
2n इक्वल टू मैंने मान लिया 4, यहाँ दिया कितना है 2n इक्वल टू 40। बात कर लेते हैं, चलिए मियोसिस मेटाफेज फर्स्ट में बनाता हूँ। तो ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, और ये आपको दिखेगा, देखिए ये आपका एक सेंट्रोमियर, और यहाँ पे ये होगा एक क्रोमोसोम, इसका भाई ये दूसरा क्रोमोसोम, और इधर देखिए ये आपका एक क्रोमोसोम और इसका भाई ये दूसरा क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये अटैच होते हैं एक में। अब आपका ये देखिए ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट है, दो मेटाफिजिक प्लेट है। अब एक में कितने ग्रुप बना, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, तो 4 से कितना ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब इस 50 से कितना ग्रुप बनेगा, 25। आपका आंसर क्या होगा 25। आंसर क्या होगा 25। 139 का आंसर क्या है 25। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज मार्क्ड बाय, प्रोफेज फर्स्ट कैसे जानेंगे, खत्म हो रहा भाई। फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा, प्रोफेज फर्स्ट नहीं, टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिस्पर्सल ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। डिस्पर्सन है यार कंडेंसेशन होता है, ये भी गलत है। डिसजंक्शन एनाफेज में होता है। फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा तो आपका हो जाएगा लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन में होगा फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा। टर्मिनेशन होता है कियास्मेटा का डाइकाइनेसिस में, यानी आपका 140 का आंसर क्या है सेकंड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये ग्राफ मैंने बहुत पहले सिखाया, माइटोसिस का अमाउंट का ग्राफ है ये देखिए ये आपका जीवन फेज है, अमाउंट कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, यानी ये 2c से क्या हो गया 4c, ये s फेज में आता है, और 4c से 4c है, यानी कांस्टेंट है ये G2 फेज। और फिर ये 4c से कहाँ आ गया 2c, डिक्रीज हो गया। ये आपका कहाँ दिख सकता है, ये m फेज में, कहाँ दिख सकता है ये m फेज में। तो G1 S G2 और m, G1 S G2 और m, ऑप्शन आपका क्या है थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद जो है बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप, देखिए शेप की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा फेज आएगा आपका मेटाफेज। क्या आएगा भाई मेटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम इसमें पूरी तरह से क्या होता है कंडेंस होते हैं, और जितना कंडेंस होगा उतना बेटर स्टडी कर पाएंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच आर द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन सा स्ट्रक्चर सेलुलर जो डिसअपीयर होता है, अच्छा डिसअपीयर ऑलवेज, प्लास्टिड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी डिसअपीयर नहीं होता है इसमें, इसके अलावा प्लास्टिड भी डिसअपीयर नहीं होता है। तो प्लास्टिड इसमें कौन ऑप्शन है जो दोनों में डिसअपीयर, न्यूक्लियो या वाला सेकंड वाला सही है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में डिसअपीयर हो जाता है। चलिए अब आप ऑप्शन बात कर लेते हैं, 144 की बात कर लेते हैं। 144 में ये टीलोफेज का फिगर है, किसका फिगर है भाई टीलोफेज का फिगर है। तो ये टीलोफेज, लेट टीलोफेज है, टीलोफेज चलो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म, भाई टीलोफेज में सब रिफॉर्म होते हैं, रिफॉर्म होंगे बनेंगे दोबारा, तो नॉट रिफॉर्म, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या आपका सही, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 145 की बात कर लो। Which are the following the result when karyokinesis is not followed by cytokinesis, यानी कि इसमें karyokinesis होगा लेकिन cytokinesis नहीं होगा। आपको मैंने बताया था ये है आपका ये क्वायर है कोकोनट का, क्वायर है कोकोनट का, और इसके अंदर ये इसका सेलुलर एंडोस्पर्म है और ये लिक्विड एंडोस्पर्म है। जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है नारियल का, ये नारियल पानी, आ रही बात समझ में, ये नारियल पानी, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब ये कैसा कंडीशन होगा मल्टी न्यूक्लिएट, इसी को बोलते हैं सिनसाइटियम। क्या बोलते हैं सिनसाइटियम। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर है 146, द मेजर इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस which bring about the equal distribution of chromosome. The major event of occur during the anaphase of mitosis, splitting होगा सेंट्रोमियर का, स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, यही सबसे मेजर इवेंट है, सब लोग जानते हैं भाई, थर्ड वाला ऑप्शन होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 147, साइनेप्सिस कहां होता है भाई, साइनेप्सिस होगा जाइगोटीन में, साइनेप्सिस होगा जाइगोटीन में, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, स्पिंडल फाइबर आर्क सेंट्रोमियर गलत है भाई, एमआरएनए एंड राइबोसोम गलत है, मेल एंड फीमेल गलत है भाई, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम यहीं पर होगा भाई, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस बिटवीन सिमिलर क्रोमोसोम, और सिमिलर क्रोमोसोम को ही बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। और याद रखिएगा ये होता है जाइगोटीन में, और उसी से बनते हैं बाइवैलेंट, बाइवैलेंट को ही बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, और होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही बोलते हैं टेट्राइड। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148,
क्रॉसिंग ओवर की बात करें, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। ऑप्शन देखिए डायरेक्ट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इन्हीं के बीच में होगा क्या, क्रॉसिंग ओवर, और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में होगा तभी आएगा वेरिएशन, और वेरिएशन आएगा तभी होगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होगा तभी पृथ्वी पर नई स्पीशीज बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 149 की बात कर लेते हैं। क्यासमेटा की जब बात करेंगे भाई, तो क्यासमेटा देख लो, क्यासमेटा आर फर्स्ट सीन, क्यासमेटा कब बनेगा, जब रिकॉम्बिनेशन में टूटेगा या डिसॉल्यूशन होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्यूशन कब होता है, डिप्लोटीन में, यानी क्यासमेटा कब दिखेगा, डिप्लोटीन में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 150, टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा, लास्ट पेज है ये, टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा होगा डाइकाइनेसिस में, कब होगा भाई, डाइकाइनेसिस में। चलिए ये एक पार्ट है, अब बात करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे। 50 क्वेश्चन इसको इस वीडियो में बात कर लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट इसके बाद भी बच रहा है उसको पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा क्लास में।